आजाद हिंद, हिंद को आजाद कराने वाली फौज। हिंद मतलब हिंदुस्तान, आजाद मतलब फ्रीडम, और फौज मतलब सेना। हिंद को आजाद कराने वाली फौज, ये कौन सी फौज है जहां सुभाष चंद्र बोस ये कहेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? आजाद हिंद फौज। हुआ क्या देश में, अगर आप जानते हो, अगर इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता थे पहले। सुभाष चंद्र बोस जब से कांग्रेस में गए थे, युवाओं के अंदर एक नया उत्साह था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो बंगाल के नेता थे, आईसीएस अधिकारी थे। आईएएस अधिकारी जो आज का होता है, उस अपने जमाने में आईएएस अधिकारी थे, रैंक होल्डर थे, लेकिन देश की आजादी के लिए नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे थे। उनके राजनीतिक गुरु जो थे वो सीआर दास थे। कौन थे? सीआर दास। सीआर दास से उनको प्रेरणा मिली और बाद में वो कलकत्ता के मेयर भी बने। क्या होता है मेयर? जो महापौर कहलाता है, जो पूरा वहां पर जो भी नगर निगम होती है उसकी देखरेख करता है। फिर धीरे 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 महात्मा गांधी का एक असर था उनके ऊपर, राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे, कांग्रेस में आगे बढ़े और लगातार कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। पहले बार जब अध्यक्ष रहे तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं हुआ हरिपुरा में। फिर जब अगले बार अध्यक्ष बने, जब वो त्रिपुरी में, तो आप देखोगे कि अध्यक्ष बनते ही महात्मा गांधी का और उनका आपस में एक संबंध खराब होने लगा। क्यों खराब होने लगा? क्योंकि गांधी जी अलग मिजाज के व्यक्ति थे और सुभाष बाबू अलग मिजाज के व्यक्ति थे। दोनों के मिजाज अलग थे ना। क्या होता है मिजाज? तुम यहां पे, हाँ हाँ, आपका स्वभाव, आपका नेचर। गांधी जी का मानना यह था कि हमें आराम से चलना चाहिए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे चलो, रुक के चलो, अहिंसा के रास्ते पर चलो, साध्य साधन की पवित्रता को लेकर चलो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस देश को आजाद कराना चाहते थे और उसके लिए युवाओं का बड़ा साथ चाहते थे। इनका मिजाज थोड़ा गर्म था, ये अंग्रेजों को बहुत झेलना पसंद नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया। और 1939 विश्व में एक बड़ी घटना शुरू हुई जो 1945 तक चली, जिसको वर्ल्ड वार 2 कहते हैं। दूसरा महायुद्ध, जिसको टोटल वॉर कहते हैं, महायुद्ध कहते हैं, महासमर खड़ा हो गया। विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? पूरा विश्व जब मिलकर लड़ता है तो उसको विश्व युद्ध कहते हैं। ऐसे नहीं विश्व युद्ध बोल देते हैं। विश्व युद्ध का मतलब ये होता है कि पूरे विश्व के देश शामिल हो गए। वो लड़ाई केवल जो यूरोप में नहीं लड़ी गई, वो लड़ाई भारत के या अलग अलग विश्व के जो हिस्से हैं हर कोनों पे लड़ी गई, इसलिए विश्व युद्ध। और किसी एक देश के व्यक्ति नहीं मरे, अलग अलग देशों के व्यक्ति मरे। ठीक है, अब इस समय अंग्रेज जो हैं वो दूसरे विश्व युद्ध में लड़ रहे थे जर्मनी के खिलाफ। ठीक, एक तरफ अंग्रेज थे, ब्रिटेन था, और एक तरफ जर्मनी था। बाद में अमेरिका जो ब्रिटेन के पक्ष में आया, वो सब बाद में देखेंगे, जब विश्व युद्ध पढ़ाऊंगा, जब हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो खोलेंगे, अभी खोलने का समय नहीं है। अभी केवल इतनी बात जानो कि ब्रिटेन जो है संघर्ष कर रहा था दूसरे विश्व युद्ध में, और उस समय उसकी हालत बड़ी नाजुक कर दी थी हिटलर ने। हिटलर था जर्मनी का। वो कहता था कि दुनिया में नाजियों, हम जो लोग हैं हमसे अच्छा कोई नहीं है, हमारा नस्ल सबसे अच्छा है, हम दुनिया में शासन करने के लिए बने हैं और पूरी दुनिया हमारे उसमें रहेगी, अधीनता में। और ब्रिटेन के लंदन पर बमबारी करा दिया था हिटलर ने। इतना जो खतरनाक रूप था उसका। उस समय सुभाष चंद्र बोस को यह लगा कि हमें
अंग्रेजों के खिलाफ एक अवसर दिखाई दे रहा है और हम जर्मनी की सहायता से, जापान की सहायता से भारत को आजाद करा दें। क्लियर? इसके लिए सुभाष चंद्र बोस, अभी तो आपने 1938 में देखा, 1938 में क्या हुआ, एक घटना घटित हुई जब सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष जब वो चुने गए, तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये सुभाष चंद्र बोस की जीत है और मेरी हार है, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस के सामने खड़े थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। क्या नाम था? पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत हार है। महात्मा गांधी ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया। इस पब्लिक स्टेटमेंट के बाद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से कैरियर ही समाप्त हो गया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहते हुए उनको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। जाओ गांधी जी के खिलाफ जाओगे, तुम्हें इतनी हिम्मत? गांधी जी जिद्दी बहुत थे ना, जिसका कैरियर नहीं चाहे उसका कैरियर नहीं बना, और जिसका कैरियर चाहते थे उसका कैरियर जो बन गया। भाई जो जवाहरलाल नेहरू से बहुत ज्यादा प्रभावित कहे, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से किसी एक को चुनने की बात आई तो उन्होंने जो समझाया वल्लभ भाई पटेल को बुला के, कहा नेहरू के अंदर तीक्ष्णता है, तेज बहुत है, उसको बनाओ। आप वृद्ध हैं, थोड़ा रुको, युवा को लेकर आओ। उनकी पसंद थी तो बन गए। ऐसा नहीं कि नेहरू खराब थे, लेकिन कहने का मतलब महात्मा गांधी की भी पसंद थे। महात्मा गांधी ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया अपना दाहिना, वो आगे बढ़ गया, और जिसके ऊपर जो बायां रख दिया वो भस्म हो गया। वो इतिहास के बड़े नायक थे, लेकिन उनको किसी ने याद ही नहीं किया। ऐसे ही एक नायक है सुभाष चंद्र बोस, जिनके नाम पर अभी संसद भवन में कर्तव्य पथ बना है उनको याद करने के लिए। ठीक है, अब चल रहे हैं वही नंबर 1 पे, राजनीति में भी उन्हीं के नाम पर राजनीति चल रही है। सुभाष बाबू की फाइल कौन खुलवाएगा? ठीक, अब देखो ये मामला बना। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से निकाल दिए गए। 1939 में उन्होंने एक संस्था बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस ने बनाया, और उसके बाद विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब जब विश्व युद्ध शुरू हो गया, तब सुभाष चंद्र बोस को लगा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जाकर अंग्रेजों के शत्रुओं से मिलकर अपने देश को आजाद कराया जाए। और इसी क्रम में सुभाष चंद्र बोस पहुंचे जर्मनी, हिटलर के पास। सुभाष चंद्र बोस के बारे में यह भी कहते हैं कि उनकी सोच बहुत आगे की थी, बहुत आगे की सोच रखते थे। और जब जर्मनी पहुंचे तो हिटलर से जब मिले तो हिटलर ने उनको नेताजी कहा, आइए नेताजी, इसीलिए उनका नाम पड़ गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लीडर हैं आप, सामान्य व्यक्ति नहीं थे ना सुभाष चंद्र बोस, भारत को प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरे भारत को। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कैरियर समाप्त करने में कोई भी बात छोड़ी नहीं थी। लेकिन फिर भी इसका कैरियर जो बनना होता है, आज नहीं कल, इतिहास कब तक छिपा सकता है महापुरुषों को? कब तक कि कोई किसी के ऊपर जो है पर्दा डाल सकता है? एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आती ही है। तो यहां यही हुआ। अब 1940 में भारत में अगर आप देखोगे तो एक माहौल बना, और भारत में जो सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों को जो गिरफ्तार किया जाने लगा कि जो भारत की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के लिहाज से खतरे थे। मतलब भारत में जब 1939 में विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, तो भारत के अंदर 1940 में जो ऐसे नेता जो भारत के लिए खतरा हो सकते थे अंग्रेजों के लिहाज से, उनको जेल में डालने का अभियान चलाया गया। क्या बात समझ में? पहले बताओ। जेल में डालने का अभियान चलाया गया, और थोड़े ही समय में भारत के जितने बड़े नेता थे सबको जेल भरो शुरू, जेल में भरना शुरू हो गया। लेकिन सुभाष तो सुभाष थे, भेष बदलने बहुत आगे। अपना जो
जो रूप बदलने में, हुलिया बदलने में बहुत आगे थे। अपना उन्होंने रूप ही बदल लिया, एक सरदार का रूप बना लिया और वो पहुंच गए पेशावर। कह मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं पड़ूंगा, अभी मुझे निकलना है दूर, जाग मुसाफिर अभी तुझे दूर जाना है। जो सामान्य नेता थे, जो धोती कुर्ता वाले, सब पकड़ लिए गए और सब भाग नहीं पाए। और सुभाष चंद्र स्मार्ट व्यक्ति थे, अपना निकल लिए वहां से। और जब निकल लिए तो पहुंचे पेशावर, पेशावर से पहुंचे रूस के मास्को। कहां पहुंचे? मास्को में पहुंचे। और उसके बाद वहीं से मास्को होते हुए मार्च 1941 में वो पहुंचे बर्लिन। बर्लिन थी जर्मनी की राजधानी। कहां पहुंचे? बर्लिन। अब यहीं पे उनकी मुलाकात होगी हिटलर से। बर्लिन पहुंचने के बाद सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले, जो उस समय वहां के सबसे बड़े नेता, और इन्हीं के नेतृत्व में जर्मनी एक विश्व की महाशक्ति बनने की यात्रा शुरू कर चुका था। जर्मनी को हिटलर ने यह महसूस करा दिया था कि 1000 साल पहले और 1000 साल बाद कोई जर्मनी को इतना आगे नहीं बढ़ाएगा जितना मैं बढ़ाऊंगा। वहां की जनता इस तरह से पागल थी हिटलर के नाम पर कि जनता कहती थी हिटलर नहीं, ये भगवान है। हमारे भाग्य जगे हैं कि जर्मनी में हिटलर आया। वो संवेदनाओं से खेलना जानता था। उसने कहा कि मैं जो कुछ भी निर्णय लूंगा वो निर्णय तुम्हारे भले के लिए होगा, गलत तो हो ही नहीं सकता। अब हिटलर से ये जब मिलने गए तो हिटलर ने इनको यहां पर नेताजी की उपाधि दिया, और आगे चल के इनसे इनकी एक और वार्ता हुई कि मैं एक फौज बनाना चाहता हूं जो भारत को आजाद कराएगी। मैं आपका सहयोग चाहता हूं हिटलर, आप बड़े नेता हैं विश्व में, और मैं आपका सहयोग चाहता हूं। और यहां हिटलर ने इनको सहयोग देने की बात किया और कहा जो भी भारतीय युद्ध बंदी हैं, जब भी युद्ध होता है तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जो गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो भारत के जो लोग थे जिनको युद्ध में अपराधी मानकर जो गिरफ्तार किया गया था, उनको लेकर आप अपनी फौज बनाओ, ये कहा हिटलर ने। आप जाओ जापान और वहां पर जो भी भारतीय युद्ध बंदी हैं, जिसको जापानियों ने युद्ध बंदी के रूप में रखा है, आप उनको लेकर एक अपनी सेना बनाओ और देश की आजादी की लड़ाई शुरू करो। कुछ गया अंदर कि ऊपर चला गया? अरे भाई, जापान सहयोगी था जर्मनी का, ठीक, और हिटलर की बात तो मानना ही पड़ेगा। अब समझ में आया? चलो आगे पढ़ो। एक धुरी बनी थी दूसरे विश्व युद्ध में, जानते हो कौन सी? धुरी मतलब शक्तियों का केंद्र। बर्लिन, रोम और टोक्यो। रोम मतलब इटली, इटली में था मुसोलिनी। कौन था? मुसोलिनी। और यहां थे हिटलर महोदय। एक धुरी बनी थी विश्व में 3 शक्तियों की, जो अलग लड़ रही थी। उनके खिलाफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, एक अलग धुरी थी। तो 2 शक्तियों के बीच महायुद्ध लड़ा जा रहा था। इसीलिए हिटलर ने जब यह कहा कि सुभाष जी आप जाइए, वहां आपको लोग मिलेंगे तो जापान सहयोग करेगा। क्लियर? आगे चलो। इसके पश्चात जो नेताजी रोम पहुंचे, चूंकि इटली जाना जरूरी था। भाई अगर आप गए हैं वो जर्मनी में, तो हिटलर से मिल लिए तो जाके थोड़ा सा मुसोलिनी से भी मिल लीजिए, क्या दिक्कत है? अलग से मैं बताऊंगा। मुसोलिनी का था फांसीवाद और हिटलर का था नाजीवाद। दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, जय वीरू की दोस्ती थी। हिटलर और मुसोलिनी की दोस्ती बहुत भयंकर थी। हाँ हाँ, अभी आएंगे इस पे, ज्यादा मत पढ़ो। एक अपनी विचारधारा,
सबसे ऊपर नेता होगा, और जो नेता होगा वो है मुसोलिनी, एक तरफ हिटलर, उसकी बात मानी जाएगी। उसमें यह कहा गया कि जो भी निर्णय लेने का अधिकार होगा, सभी व्यक्तियों के अंदर एक बराबर क्षमता नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर विशेष क्षमता होती है। ऐसे ही विशेष व्यक्ति को फ्यूरर कहा जाता है। वो फ्यूरर था हिटलर, मुसोलिनी। वो सबका निर्णय लेगा, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत सामान्य बुद्धि का और कुछ लोग बहुत प्रखर बुद्धि के होते हैं। आमतौर पे दुनिया में सामान्य बुद्धि के लोग ज्यादा हैं, तो ये बात आपको जो समझ में भी आ जाती, हाँ हमारी बुद्धि कमजोर है, इनकी बुद्धि ज्यादा है। और यही कह के हिटलर ने सारी सत्ता अपने हाथ में ले लिया और ऐसा लोगों को आंसू रुलाया, ऐसा रुलाया, ऐसा रुलाया कि फिर दुनिया देखती रह गई। कोहराम मचा दी हिटलर ने। कहता था कि अस्वस्थ बच्चे मुझे पसंद नहीं हैं, बीमार लोगों को एकदम शादी नहीं करना है, अगर बीमार व्यक्ति शादी करेगा तो मैं मार डालूंगा पहले ही। हाँ, और उसके बाद और बहुत सारी बातें हैं। फिर उसने यहूदियों को जो गैस चैम्बर मारा था, वो सब बात बताऊंगा आगे, अभी इतना ही, नहीं तो आजाद हिंद फौज यहीं छूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो नेताजी पहुंचे इसके बाद रोम पहुंचे, और रोम के बाद पेरिस में भी ये जो नेताजी एक बार जाते हैं। अगर आप देखोगे तो जापान के द्वारा 1942 में सिंगापुर के अंदर अधिकार किया गया था। ठीक है, जो जापान देश था उसने सिंगापुर पर अधिकार कर रखा था, और वहां बहुत बड़ी संख्या में भारतीय युद्ध बंदी थे, जो भारतीय मूल के लोग थे, और उनको युद्ध बंदी के रूप में बनाकर रखा गया था। जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस वहां पहुंचते हैं सिंगापुर, और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष बनाया जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, अगर याद आए तुम्हें, रास बिहारी बोस ने बनाया था, अगर याद आ रहा हो तो, क्योंकि इतिहास में हर घटना एक दूसरे से लिंक जरूर करती है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष बनाया गया इन्हें, और यह कहा गया कि आजाद हिंद फौज अब इन्हीं सिपाहियों को लेकर बनाओ, क्योंकि हिटलर हमारे आका ने हमें कह दिया है कि तुमको ये दे दिए जाएं। समझ में है? वो क्यों भारतीय युद्ध बंदी, कोई क्यों युद्ध बंदियों को छोड़ रहा है? क्योंकि सहयोग नेताजी वहां से लेकर आए थे, उनको सहयोग मिल चुका था हिटलर का, उनको सहयोग मिल चुका था वहां की शक्तियों का, तो यहां युद्ध बंदी उन्हें दे दिए गए। क्या होते हैं युद्ध बंदी? जो युद्ध लड़ते हैं और उस समय लड़ते लड़ते अगर हार रहे हो तो उनको बंदी बना लिया जाता है। जैसे भारत ने जब बांग्लादेश को आजाद कराया था 1971 में, तो लगभग 80,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिकों को युद्ध बंदी के रूप में हमने गिरफ्तार कर लिया था, जनरल नियाजी के अंतर्गत में। वो सेना वहीं बैठ गई थी घुटनों के बल। उसके बाद उस समय हमारे जो जनरल थे उनका नाम था मानेक शाह। कौन थे? मानेक शाह और जनरल अरोड़ा, दो लोग थे। तो जनरल मानेक शाह के अंतर्गत पूरा प्रोग्राम चल रहा था और जनरल अरोड़ा। उसके बाद हमने उन युद्ध बंदियों को छोड़ दिया था। तो युद्ध बंदी वो लोग होते हैं जब आपका देश हार जाता है तो पूरी सेना बंदी बना ली जाती है। ठीक, तो यहां भारतीय युद्ध बंदी जापान के पास थे। उन्हीं युद्ध बंदियों को लेकर बाद में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया, और आजाद हिंद फौज के निर्माण के बाद यह कहा कि ब्रिटेन के खिलाफ अब हम आक्रमण करेंगे। और वो आक्रमण जापान के द्वारा जब हो रहा था, चूंकि उस समय भारत मतलब ब्रिटेन था, भारत मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब भारत, उसी का शासन था। तो भारत में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को लगा दिया जापान की सेनाओं के साथ, और कहा जीतते हुए जापान जो है अंदर घुसेगा तो आजाद हिंद फौज वहां पर अपना अधिकार कर लेगी और भारत की सत्ता स्थापित करेगी। क्लियर?
ये बात। और अगर आप देखोगे तो ये सारे प्रयास हो रहे थे। रास बिहारी बोस वहीं पे ही थे, आपको मैंने बताया था कि वो जो बीच में ही वो भाग गए थे विदेश। जब मामला भारत में, जब ब्रिटिश सरकार बहुत सख्त हो गई क्रांतिकारियों के खिलाफ, तो रास बिहारी बोस विदेश भाग गए। ठीक है, जो बम फोड़े थे, जो दिल्ली वाला, जब आप देखोगे कि जब राजधानी परिवर्तन हुई थी 1911 में, तो 1911 की राजधानी परिवर्तन में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के ऊपर जो बम कांड हुआ, तो उसमें रास बिहारी बोस का ही बड़ा स्थान था। और फिर उसके बाद जब ये हुआ कि अंग्रेज मार डालेंगे, तो भाग खड़े हुए, तो विदेश चले गए। और विदेश में जाकर भी वो लोगों को एकत्रित करते रहे, उनको संघर्ष के लिए प्रेरणा देते रहे। अरे बात समझ में? ठीक है। अब इन्हीं के प्रयासों से 1942 में टोक्यो के अंदर, जो जापान की राजधानी थी, टोक्यो के अंदर भारतीय लोगों का एक सम्मेलन बुलाया गया। मैंने आपको बताया था कि दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहां भारतीय नहीं, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां भारतीय ना हो। अमेरिका चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, सऊदी चले जाओ, सब जगह भारतीय भरे। इसीलिए भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी धन भी आता है। ठीक है ना, इसीलिए आता है क्योंकि भारतीय लोग हैं। आप जो सिंगापुर चले जाओगे तो वहां पे आधे लोग जो भारतीय हैं। आप वियतनाम, मतलब हर जगह भारतीय है। अब ये भारतीयों का एक सम्मेलन जो है रास बिहारी बोस ने जापान के टोक्यो में बुलाया, और इस सम्मेलन में कुछ निर्णय लिए गए। लोग आके मिले। यहां पर कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई। और इसी संस्थान को या इसी ऑर्गेनाइजेशन को आजाद हिंद फौज कहा गया। क्या नाम था? INA, इंडियन नेशनल आर्मी। और इसी को ही आजाद, मतलब भारत को आजाद कराने वाली फौज कहा गया। और इसने ब्रिटेन के खिलाफ आक्रमण करने की घोषणा किया कि अब भारत की फौज भी तैयार है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। विदेश, आप लोग पूछते थे ना कि क्यों विदेश में सर ये सब हो रहा, विदेश में ये देखो माहौल बना। ये भारत में कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब घटना विदेश में चल रही है। आज वर्तमान में भी जो इलेक्शन होते हैं उसमें भारत को अगर आप देखोगे तो भारतीय लोग, भारत की राजनीति में हमेशा उनको लगता है भारत में किसकी सरकार आ रही। भाई वो अनुभव करते रहते, उनको लगता है भारत मजबूत बने, विश्व में शक्तिशाली बने, हमारा माहौल बने कुछ, और उससे उनको भी फायदा अपने देश में होता है कि कोई बोल नहीं सकता। अभी आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रूस के संघर्ष में भारतीय झंडा लपेट कर लोग, जो भारतीय छात्र थे वो भाग कर आए, उनके ऊपर कोई गोलाबारी नहीं हुई। पाकिस्तान का झंडा लपेट के जो आ रहे उनको पहले मार रहे थे। झंडे की कीमत है ना साहब, जैक की कीमत है अपने, और झंडे को इसीलिए आप देखिए हर जगह झंडा लगा दिया हमने। दिल्ली में हर जगह झंडा है, कहीं जाइए देखिए झंडा ही झंडा, वंदे मातरम। हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, उतरा ही नहीं झंडा। ये है झंडे का महत्व, है नहीं? तो सिंगापुर से ही सुभाष चंद्र बोस जो अपनी जो सेना बनी उसको लेकर उन्होंने कहा कि अब ये सेना दिल्ली चल के ही रुकेगी। तो एक नारा दिया, दिल्ली चलो। तो आजाद हिंद फौज ने कौन सा नारा दिया? दिल्ली चलो। जैसे तुम लोग दिल्ली में आके बैठे हो, उन्होंने भी यही कहा, दिल्ली चलो। इसका एक मतलब है, जो प्रतीकात्मक मतलब है, कि दिल्ली भारत की राजधानी थी, और अगर किसी की राजधानी पर, भारत की राजधानी पर भारतीयों का अधिकार हो जाए तो इसका मतलब हम विजेता हैं। इसीलिए जब भी कोई आक्रमण होता है सबसे पहले राजधानी टारगेट होती है। ध्यान समझना, आप इस दिल्ली में बैठे, यहाँ के हर चप्पे चप्पे पर मिसाइलें लगी हुई हैं, एंटीसेप्टर्स लगे हुए हैं। पता है क्यों?
क्योंकि ये आपकी राजधानी है, कैपिटल है, राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पे प्रधानमंत्री बैठते हैं। सबसे पहले कोई शत्रु देश होगा तो आपके कैपिटल पे ही आक्रमण करेगा। और इसलिए यहां पर मिसाइलें, जैसे अब ऐसी मिसाइलें हमारे पास हैं, अगर किसी ने मिसाइल से हमला किया तो उसको आकाश में समाप्त कर देगी, पता ही नहीं चलेगा आपको। एंटीसेप्टर ऐसे टारपीडो हैं हमारे पास कि उनके जो फ्रीक्वेंसी को मार देगी। तो हम इस तरीके से अपनी सुरक्षा करते हैं। तो भारत की पूरी सुरक्षा जो है वो आसान, मतलब ये अभेद किला है। और 2001 के संसद हमले के बाद से तो हमने और सुरक्षा बढ़ा रखी है कि हमारे पास जैसे ही अगर कोई अटैक करेगा तो वही पहले, हमारे पास ICBM भी है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब वो 3000 किलोमीटर, मतलब यहां से अगर हम मारेंगे तो वो 3000 किलोमीटर, और उसकी हम क्षमता 5000 किलोमीटर तक कर रहे हैं। सब वो तो है ही है, अगर हम हमला करेंगे तो हमला भी शुरू हो जाएगा साथ में। तो अब यहां पर जो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दे दिया है। एक बहुत बड़ी बात वहां बोली थी, देखो सारे वक्ताओं का ही खेल है, अगर तुम्हें स्पीच अच्छे से समझ में आ जाएगी तो तुम कुछ भी कर जाओगे, IAS भी बन जाओगे। और तुम्हें स्पीच ही समझ में नहीं आई तो तुम कुछ न करोगे, चाहे जो पढ़ लो। अब स्पीच एक देते हैं, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है बंधुओं। वहां पे जो सैनिक थे, जहां पर उनको कहा गया कि भाई सुभाष बाबू आप बोलिए, तो उन्होंने बोला कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। हमारी माँ जो है, धरती माँ, भारत माता, वो चाहती है स्वतंत्रता, वो कराह रही है, वो रो रही है। हे भारत के वीरों जागो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत के वीरों, तुम मुझे खून देने की केवल बात करो, मैं तुम्हें आजादी ला कर दूंगा। यही स्वतंत्रता की देवी की मांग है, यही आजादी की जो मां है, जो स्वतंत्रता की देवी है, वो मांग रही है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगी। भारत माता का आपने देखा होगा कि तिरंगे में भारत माता ऐसी थी, पहले अंग्रेजों के समय में उनको जो सीकड़ों से बांधा गया था, फिर भारत माता के सीकड़ों को हम खोलने का प्रयास करें, वही प्रयास सुभाष चंद्र भी कर रहे हैं। ठीक। अब आजाद हिंद के जो सैनिक थे, अधिकारी, सब में उत्साह भर गया, लबरेज उत्साह से कई ब्रिगेड बनाई गई, जो सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, सारे सेना के अलग अलग कोर बना दिए गए, टुकड़ियां बना दी गई। रानी लक्ष्मीबाई में केवल लड़कियां लीड कर रही हैं, वो भी लड़ रही हैं, ये सारी चीज। और अगर आप देखेंगे तो ये संघर्ष करते करते आप जानते हैं कि इस दूसरे विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की हार हुई, और जब इनकी हार हुई तो आजाद हिंद फौज, चूंकि जापान के तरफ से ही लड़ रहा था भारत की आजादी के लिए, तो आजाद हिंद फौज के हमारे जो अधिकारी और जो लोग थे सिपाही, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उनको गिरफ्तार करके लाल किला में, यही लाल किला, यही मुकदमा चल रहा था। लेकिन पहली बार भारत की जनता ने अपनी शक्ति का एहसास कराया अंग्रेजों को। जनता ने लाल किला घेर लिया। क्या किया? और ऐसा लग रहा था कि लाल किला आज जनता आज ही उखाड़ देगी अगर इसमें से एक को भी फांसी हो गई तो। जज घबरा गया कि अब कुछ हो नहीं सकता। जज घबरा गया, पूरे लोगों ने गिले, केवल जनता ही जनता। पता चल गया कि आजाद हिंद फौज, जो हमारी सेना, जो देश के लिए आजादी के लिए लड़ाई लड़े, क्या तुम उसे मारोगे? मार दिया तुमने भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को, अब नहीं कोई मारा जाएगा, अब हम किसी को मारने देंगे भी नहीं। इसे लोग कहते हैं जनता की शक्ति। इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाती 1975 में, तो जयप्रकाश नारायण एक बात बोलते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अराजकता इतनी फैलाएंगे तो क्या जनता नहीं आएगी? कब तक
आप रोएंगे कि हमारा तो बड़ा नुकसान कर रही है सरकार। बहुत समय तक कोई नहीं रोता है। जुल्म की भी एक हद होती है, हद की भी एक बेहद होती है, और बेहद से भी ऊपर कोई चीज जब हो जाती है तब जनता कराह उठती है। तो 1945 में आप देखेंगे कि दिल्ली के लाल किले में 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच एक मुकदमा चलाया गया जिसे लाल किला मुकदमा कहते हैं, और यह मुकदमा आजाद हिंद फौज या INA, इंडियन नेशनल आर्मी के जो सिपाही और अधिकारियों के ऊपर चलाया जा रहा था, जिसमें मुख्य जो अपराधी थे वो उसमें थे कर्नल सहगल, एक थे कर्नल ढिल्लो, एक थे मेजर शहनवाज खान। इन लोगों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया, और राजद्रोह जिसके ऊपर लगता है उसके ऊपर बहुत बड़े चार्ज बन जाते हैं। और जब राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया तो इस समय जितने लोग थे, जितने वकील थे भारत के, बड़े से बड़े वकील जो भारतीय मूल के थे और भारत के लोग थे, वो सारे के सारे जो है खड़े हो गए कि कुछ होने नहीं दिया जाएगा, अब जो हो जाए। सारे वकील आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू भी वकील ही थे, हमारे जो गांधी बापू भी वकील थे, बैरिस्टर थे। इसीलिए राष्ट्रीय कांग्रेस को जो वकीलों की पार्टी भी बोला जाता था। ठीक है, तो आप देखेंगे इस समय जवाहरलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, अरोड़ा आसफ अली, भोला भाई देसाई, जो भूला भाई देसाई, इसके अलावा KN काटजू, इनके तो जो परिवार के ही अभी एक आपको जो न्यायाधीश दिखाई देते थे, अभी रिटायर हो गए हैं, जिनका नाम था मार्कंडे काटजू, सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। तो KN काटजू, कैलाश नाथ काटजू उनका पूरा नाम है। तो इन लोगों के नेतृत्व में एक पूरी जो वकीलों का समूह बनाया गया कि जो अपने लाल किले का जो मुकदमा चल रहा है उसकी पैरवी भारतीयों की तरफ से ये करेंगे। लेकिन इसके बाद भी जज है, उसने फांसी दे दिया इन तीनों को। अब देखिए माहौल बना, जैसे ही जनता को सूचना मिली कि हमारे हीरो लोगों को फांसी दे दिया गया, कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो, मेजर शहनवाज, पूरे देश में गहरा आक्रोश फैल रहा था। वैसे ही फैल रहा था, गहरा आक्रोश फैल गया और अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई लाल किला के पास। नारेबाजी में क्या नारा दिया गया ये भी सुन लो। तुम भी कभी लाल किला के पास जाओ तो नारा लगा ही देना, लाल किला को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। जनता जब नारा लगाती है तो आवाज जाती है ना, लाल किला को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। अब ये इतना माहौल गर्म हो गया, इतना शक्ति प्रदर्शन हो गया जनता का कि वायसराय लॉर्ड वेवेल था, वो एकदम वेवेल जो है विवश हो गया और उसे अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करते हुए फांसी की सजा माफ करनी पड़ी। जैसे राष्ट्रपति होता है ना, वायसराय के पास एक वीटो था कि वो किसी भी मामले में कोई सजा कोई न्यायाधीश दे दे उसको माफ कर सकता है। ऐसी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास भी है, क्षमादान की शक्ति। उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए लगा वेवेल को मार डालेंगे जाने से पहले ही। अभी हम लोग जो भारत भी नहीं छोड़े, लगता है कि अभी आज ही मर जाएंगे। इससे पहला, इससे अच्छा तो ये है कि इन लोगों को क्षमा किया जाए।